हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रिचा नाथ, आपकी जियोग्राफी फ्रेंड। अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल ISPSC सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। फ्रेंड, जियोग्राफी में हम थ्योरी पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना। फ्रेंड, मैं उतना ही आपको पढ़ाऊंगी जितनी की आपको ज़रूरत है। एग्ज़ाम के सिलेबस में भी ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको किसी विषय में PhD नहीं करना है, उसमें मतलब आपको एकदम गहराई में जाके नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको बस उतना ही पढ़ाऊंगी जितना आपको ज़रूरत है। आपको PhD की डिग्री नहीं दिलवाऊंगी, बस उतनी जानकारी दूंगी जितनी जानकारी के साथ आप एग्ज़ामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जियोग्राफी पढ़ने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि जियोग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है। जियोग्राफी में हमें भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल पढ़ना है। भौतिक भूगोल में हमें पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति को पढ़ना है और पृथ्वी की यही भौगोलिक स्थिति उसके आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना का निर्माण करती है। ठीक है, अब पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति पढ़नी है तो पृथ्वी में क्या क्या पढ़ना है। पृथ्वी में पृथ्वी की सतह को पढ़ना है, जिसमें कि आपका स्थलीय भाग भी आ जाता है और महासागरीय भाग भी। इसके बाद इसके वायुमंडल को पढ़ना है, जहाँ पे गैसों के सामग्री मिश्रण और उसकी गतिविधियों को देखना है, जो कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसको कवर करते चलेंगे। आज जो हम पढ़ रहे हैं वह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना या परतें। ओके फ्रेंड, तो पृथ्वी के आर्थिक संरचना को पढ़ने के पहले हमें ये देखना होगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने भागों में बटी है। तो ये 3 भागों में बटी है। पहला भाग है क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। क्रस्ट को सियाल बोलते हैं, मेंटल को सीमा बोलते हैं और कोर को नीफे बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारा क्रस्ट है वो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम का बना होता है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा केमिस्ट्री जानते हो तो इन दोनों को मिलाकर सियाल वर्ड का निर्माण हुआ। ठीक है, जो हमारा मेंटल है वो सिलिका प्लस मैग्नीशियम का बना हुआ है, तो इसको मिलाकर सीमा वर्ड का निर्माण हुआ। और जो हमारा कोर है वो निकल और फेरस का बना हुआ है, तो इन दोनों को मिलाकर नीफे वर्ड का निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो 3 भागों में बटी है। पहला है क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा क्रस्ट, मेंटल और कोर है वो पृथ्वी को कितने मंडल में विभाजित करती है, कितने मंडल में विभाजित करती है। ठीक है, तो वो पहला है स्थल मंडल। थोड़ा करीब से देख लीजिए ताकि आपको नोट करने में भी सुविधा हो। और जैसे मैं स्ट्रक्चर बना के आपको दी हूँ, ठीक इसी तरीके से नोट कीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में सुविधा हो। ठीक है, तो जो पहला है वो है हमारा स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर, और ये क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत से बना है। मेंटल को हम 2 भाग में बांट रहे हैं, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। तो ये जो है ये क्रस्ट है और प्लस क्या है, ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत। ठीक है, अब दुर्बल मंडल क्या है? दुर्बल मंडल है ऊपरी मेंटल की निचली परत। ठीक है, उसके बाद है मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या है? निचली मेंटल। ठीक है, अब है केंद्र मंडल। तो केंद्र मंडल जो है वो कोर से संबंधित है। ओके फ्रेंड, अब हम देख लेते हैं असांतत्य, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, सबसे पहला है कोनोरेड। जो कोनोरेड असांतत्य है फ्रेंड, ये
जो है वो ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग करती है। ठीक है, ये क्रस्ट को बांट रही है ऊपरी और निचली को, ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग करती है। ठीक है, उसके बाद आता है मोह। मोह क्या करती है? क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है। ओके, फिर आता है रिपीटी। रिपीटी क्या करता है? ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग करता है। ठीक है, फिर आता है गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग क्या करता है? कोर को मेंटल से अलग करता है, मेंटल और कोर को अलग करता है। फिर है लेहमन। लेहमन क्या करता है? ऊपरी कोर को आंतरिक कोर से अलग करता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में इससे डायरेक्ट स्टेटमेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना पढ़ना है, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम 4 प्रकार से पढ़ सकते हैं। पहला है घनत्व के आधार पर, दूसरा है तापमान के आधार पर, तीसरा है दाब के आधार पर, और चौथा है भूकंप तरंगों पर के आधार पर या भूकंप शास्त्र के आधार पर। मैं जूम कर रही हूँ ताकि आप नोट कर सकें। ठीक है, तो जो घनत्व का आधार है फ्रेंड, घनत्व के आधार पर ये देखिए, जो हमारा पृथ्वी का औसत घनत्व है ना, वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पृथ्वी का औसत घनत्व है। अब क्रस्ट का औसत घनत्व है 2.8 से 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि क्रस्ट के अंदर का घनत्व कितना है? 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? इससे हमें ये पता चलता है कि जो सतह के अंदर का घनत्व है वो पृथ्वी के नीचे जब हम जाते हैं तो बढ़ता है, यानी जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे वैसे वैसे घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अब इस मत से जो लोग सरोकार रखते हैं वो भी 2 मत रखते हैं। ठीक है, पहला मत क्या बोलता है कि रासायनिक संरचना और संगठन में समानता होती है। मतलब जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो जो उसकी रासायनिक संरचना और संगठन है वो बिल्कुल एक प्रकार की है, और उसके घनत्व में वृद्धि क्यों होती है? दाब में वृद्धि होने के कारण। ठीक है, और वहीं दूसरा मत क्या बोलता है कि नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है, रासायनिक संरचना और संगठन में समानता नहीं होती है, और जो पृथ्वी का द्रव्यमान है उसके वृद्धि के कारण घनत्व में वृद्धि होती है। ठीक है, मैंने जैसे नोट करके दिया है आप बिल्कुल वैसे ही नोट कीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में रिवीजन में दिक्कत ना हो। सेकंड हम पढ़ेंगे तापमान के आधार पर। अब तापमान के आधार पर क्या है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होती है? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर। ठीक है, पर 100 मीटर में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ता है। इसका कारण क्या है कि पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जिसके विघटन से ऊष्मा का निष्कासन होता है और उसी ऊष्मा से तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, जो तापमान पर आधारित अध्ययन से सरोकार रहते हैं वो बोलते हैं कि 90 किलोमीटर अगर आप अंदर जाएंगे तो पृथ्वी का जो तापमान है वो 1800 से लेकर के 2700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, इसलिए पृथ्वी का जो अंदर का भाग है वो तरल अवस्था में है, और तरल अवस्था में इसका साक्ष्य क्या है वो देते हैं।
तो ज्वालामुखी से जो पदार्थ निकलते हैं वो तरल अवस्था में होते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा पृथ्वी का केंद्र है वो तरल अवस्था में, ऐसा तापमान पर आधारित अध्ययन करने वाले बोलते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि दाब के आधार पर किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, इससे पहले आप सबसे पहले ये देखिए कि जो पृथ्वी का मेल्टिंग पॉइंट है, जो पृथ्वी का मेल्टिंग पॉइंट है उसको पदार्थ का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो उसको कम करने के लिए तापमान को कम किया जाता है और दाब को बढ़ाया जाता है। याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट को कम करने का मतलब है कि किसी पदार्थ को जल्दी गलना शुरू होना, उसका जो गलनांक है वो कम होना। ठीक है, तो उसके लिए ताप को कम करना है और दबाव को बढ़ाना है, ये दोनों हमारा कीवर्ड है। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन कि यदि सतह के नीचे जाने पर ताप बढ़ता है तो दाब भी बढ़ता है। देखिए, यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला था कि ये वाइस वर्सा है कि तापमान बढ़ेगा तो ताप कम होगा या तापमान कम होगा तो दाब बढ़ेगा। ये पदार्थ के एमपी को कम करने के लिए है, लेकिन जब हम सतह के नीचे जाते हैं तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि उसका जो तापमान है वो बढ़ता है, और पृथ्वी के नीचे आप जाओगे तो दाब भी बढ़ता है। अब ये दोनों वाइस ये हो गए, अपोजिट हो गए, तो जो पृथ्वी का मेल्टिंग पॉइंट है वो कम नहीं होगा, वो ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है कि जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाओगे तो ताप भी बढ़ा और दाब भी बढ़ा, दोनों बढ़ने के कारण पृथ्वी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बढ़ गया। ठीक है, इसलिए ठीक है, और इसीलिए तापमान में वृद्धि के बाद भी पदार्थ ठोस अवस्था में रह सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट ही बोलता है कि दाब जो है वो पदार्थ के गलनांक से सीधा संबंध रखता है। ठीक है, देखिए, प्रेशर जो है वो पदार्थ के गलनांक से सीधा संबंध रखता है, इसलिए अधिक तापमान पर भी दाब में वृद्धि के कारण, अधिक तापमान में भी दाब में वृद्धि के कारण कोई पदार्थ ठोस अवस्था में रह सकता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, ये जो हमने पढ़ा ना, घनत्व और तापमान और उसके बाद दाब, तो इसके आधारित जो अध्ययन किए गए उससे पृथ्वी के आंतरिक परतों की भौतिक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, इसलिए फिर हम क्या करते हैं, भूकंप शास्त्रों पर आधारित अध्ययन को महत्व देते हैं, और यही इन एक्चुअल हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमें ये देखना है फ्रेंड कि भूकंप आधारित अध्ययन करेंगे तो भूकंप क्या है। तो भूकंप हम आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे बस एक लाइन में डिफाइन करना हो तो भूकंप को कैसे डिफाइन किया जाएगा। पृथ्वी की सतह पर होने वाले तीव्र गति के कंपन को भूकंप कहते हैं। ठीक है, अब कहीं से तो भूकंप शुरू हुआ होगा, तो जहाँ से भूकंप शुरू हुआ है उसको कहेंगे भूकंप मूल। ठीक है, जहाँ भूकंप का मूल है, जहाँ भूकंप की उत्पत्ति हुई है, लेकिन जहाँ पे भूकंप को सबसे पहले महसूस किया गया वह है अधिकेंद्र। ठीक है, अब भूकंप के कारण कणों में कंपन होता है। अब कणों में कंपन होता है तो वो दो तरह से गति करेंगे। एक तो वो गति करेंगे समानांतर, तरंग के समानांतर, और एक वो गति करेंगे तरंग के लंबवत। ठीक है, लंबवत। तो जो तरंग के समानांतर गमन करेंगे वह अनुदैर्ध्य होंगे, और जो तरंग के लंबवत गमन करेंगे वो अनुप्रस्थ होंगे। इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट में आता है। अगर इस तरह का प्रश्न आया तो ये स्टेटमेंट में होगा ही होगा। ठीक है, तो तरंग के जो समानांतर चलता है वो अनुदैर्ध्य होता है, और जो तरंग के लंबवत चलता है वो अनुप्रस्थ होता है। ओके, ये सब नोट करते चलिएगा फ्रेंड।
और अब देखना है हमें भूकंप तरंगों के कितने प्रकार होते हैं। तो भूकंप तरंगों के 3 प्रकार हैं। पहला है प्राथमिक तरंग, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, क्योंकि इसकी विशेषताएं भी हमारे एग्ज़ाम में स्टेटमेंट के रूप में आती हैं, ठीक है। पहला है कि ये अनुदैर्ध्य होता है। अनुदैर्ध्य मतलब मैंने क्या बताया था कि ये समानांतर चल देगा, ठीक है। ये ध्वनि तरंग के समान होता है। यहाँ पे मैंने आपको वही पॉइंट्स दिलवाए हैं जिसका आपके एग्ज़ाम से सीधा ताल्लुक़ है, और इससे ज़्यादा आप पढ़ोगे तो वो बहुत डीप हो जाएगा और आपको उतने डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आपको पीएचडी बिल्कुल नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए जितना आपके एग्ज़ाम में आता है। उसी अनुसार मैंने आपके लिए जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। तो ये अनुदैर्ध्य तरंग होता है जो कि ध्वनि तरंग के समान होता है। इसकी तीव्रता सबसे कम होती है, ठीक है, और इसकी गति सबसे अधिक होती है। अब गति और तीव्रता में कंफ्यूज मत होइएगा। गति सबसे अधिक होती है मतलब ये सबसे तेज गति से जो इसका गमन करने का गति है वो सबसे तेज होता है, और तीव्रता मतलब वो कितना विनाशकारी होता है, तो ये सबसे कम विनाशकारी है, ठीक है। सतह पर सबसे पहले कंपन जो महसूस किया जाता है वो प्राथमिक तरंग का होता है। ओके, इसे नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम द्वितीयक तरंग की तरफ, जिसको एस वेव भी कहते हैं। ये जो प्राथमिक तरंग है फ्रेंड, इसको पी वेव कहते हैं। अब हम सेकेंडरी की तरफ चल रहे हैं, द्वितीयक तरंग की तरफ, इसे एस वेव भी कहते हैं। और ये जो है यह अनुप्रस्थ तरंग होता है जो कि प्रकाश तरंग के समान होता है। इसकी तीव्रता जो है वो पी वेव की से अधिक होती है, और इसकी जो गति होती है वो पी वेव से कम होती है, और सतह पर पी वेव के बाद एस वेव के कंपन को महसूस किया जाता है, ठीक है। और सबसे खतरनाक है हमारा एल वेव, जिसे सतही तरंग कहते हैं। इसे एल वेव कहा जाता है, इसे लॉन्ग वेव भी कहा जाता है, और इसे लव वेव भी कहा जाता है, ठीक है। यह अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार का होता है। इसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है, अर्थात ये सबसे विनाशकारी तरंग होता है, और इसकी गति सबसे कम होती है, ठीक है। जब बुरा वक्त चलता है तो वो कटता नहीं है ना, वही वाला हाल है कि ये बुरा वक्त चल रहा है इसलिए जल्दी से कट भी नहीं रहा है, इसकी गति सबसे कम होती है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये है हमारा पी वेव। देखिए इसकी तीव्रता सबसे कम है, और एस वेव की तीव्रता पी से अधिक है लेकिन एल से कम है, और जो एल की तीव्रता है वो सबसे अधिक है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि सारी थ्योरी इसी में डिपेंड करती है, ठीक है। ये हमारा पृथ्वी है, ये ऊपर वाला जो भाग है ये आप क्रस्ट मान लीजिए, इसे मेंटल मान लीजिए, इसे कोर मान लीजिए, ठीक है। अब इस चारों तरफ आपको जो ये लाल वाला दिख रहा है ना, ये एस वेव है, सॉरी एल वेव है। इसे पृथ्वी की सतह से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, इसीलिए इसे लव वेव कहते हैं। ये पृथ्वी के सतह के आसपास ही चलती है, और जब भूकंप आता है तो सबसे ज़्यादा विनाश जो होता है वो एल वेव के कारण ही होता है। ये ब्लू वाला जो आपको दिख रहा है ये है पी और एस तरंग दोनों है, इसमें पी भी है और एस भी है, ठीक है। ये छाया चित्र आ जाता है फ्रेंड, जहाँ पे ना ही पी वेव का असर देखने को मिलता है, ना ही एस वेव का असर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये जो भाग है फ्रेंड, ये जो कोर का ऊपरी भाग है वो तरल अवस्था में है, और तरल अवस्था में एस वेव गमन नहीं करता है। उस पे भी एक लॉ है, उसे हम आगे देखेंगे, वो एक लॉ के अनुसार है। जो कोर है, ऊपरी कोर है, वो तरल अवस्था में है, जिससे एस होकर नहीं गुजरता है,
और P होके गुजरता है, लेकिन उसका जो गति है वो धीमा हो जाता है। उसके बाद जब वो निकलता है तो वो तीव्र गति से निकलता है वहाँ से, और ये हमारा P तरंग है। ठीक है, P ठोस में और तरल में दोनों में गमन कर सकता है। ठीक है, देखिए छाया क्षेत्र है जिसमें P और S तरंग का प्रभाव नहीं दिखता है। इस क्षेत्र में P में प्रवेश करते ही इसकी गति का दर कम हो जाता है और इसलिए विचलन नहीं होता है। लेकिन इनर कोर में प्रवेश करते ही P की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि इनर कोर जो है वो ठोस अवस्था में है। ठीक है, अब चलिए हम वो लॉ पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है स्नेल्स लॉ। इसे मैं जूम कर रही हूँ ताकि आप नोट कर सकें। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ये स्नेल्स लॉ है और ये क्या बोलता है कि पृथ्वी के अंदर की संरचना एवं रासायनिक संगठन एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, एक समान नहीं होते हैं। उसके बाद मैंने सारे, इसने जितने भी स्टेटमेंट दिया है उसको मैंने आपको पॉइंट वाइज बताया है, तो उसे पॉइंट वाइज ही नोट कीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड, कि सभी भूकंपीय तरंगों की गति का पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध होता है, जिसके कारण ही पृथ्वी की सतह से अंदर की परतों में जाने पर घनत्व में वृद्धि के साथ भूकंपीय तरंगों की गति में भी वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे जैसे घनत्व, जहाँ घनत्व ज़्यादा होगा वहाँ पे जो हमारा गति होगा वो ज़्यादा होगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि घनत्व में वृद्धि होती है तो भूकंपीय तरंगों में भी वृद्धि होती है। अगला बिंदु है हमारा, समान रासायनिक संरचना वाले परतों में भूकंप तरंगों का मार्ग सीधा होता है। ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, कि अगर समान रासायनिक संरचना होगा तो जो भूकंपीय तरंग है उसका जो मार्ग होगा वो सीधा होगा। लेकिन क्या होता है कि जो पृथ्वी के अंदर की परतों में भूकंपीय तरंगों का जो वर्गाकार मार्ग देखने के लिए मिलता है, यानी वो सीधा नहीं होता है। यह प्रमाणित करता है कि सतह से अंदर की परतों में जाने के कारण विभिन्न रासायनिक संरचना वाले परतों का घनत्व वृद्धि होता है। ये उसको प्रूफ करता है, ये अपने स्टेटमेंट को प्रूफ करने का वो साक्ष्य दिया। नेक्स्ट पॉइंट ये क्या देता है कि जो P वेव है वो सभी प्रकार के माध्यम से गमन कर सकता है। मतलब कौन सा, ठोस और तरल। ठीक है, और जो S वेव है वो केवल ठोस पदार्थ से निर्मित परतों में गमन करेगा, तरल से नहीं करता है। तभी तो अभी हमने देखा ना कि P वेव निकला लेकिन S वेव नहीं निकल पाया। ठीक है, वो कोर से होते हुए। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये देता है कि P और S वेव से पता चलता है कि सतह से गुटेनबर्ग असांतत्य एक ठोस अवस्था में है। ठीक है, सतह से लेके कहाँ तक, गुटेनबर्ग तक किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। अब ये देखिए क्या बोल रहा है कि बाह्य कोर से S तरंग विलुप्त हो जाती है। जो बाह्य कोर है हमारा उससे ये बाह्य कोर है उससे जो है वो S विलुप्त हो जाती है। इसका मतलब है कि जो बाह्य कोर है उसका जो अवस्था है वो किस अवस्था का है, वो तरल अवस्था का है। इसलिए वहाँ से S विलुप्त हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ ठोस में गमन कर सकता है। ठीक है, अब गुटेनबर्ग असांतत्य के बाद पदार्थ तरल अवस्था में होने के कारण P वेव की जो गति है वो कम हो जाती है। अर्थात जो P वेव है उसकी गति अधिक होती है, इसलिए वो उसमें प्रवेश तो कर जाता है लेकिन उसकी गति में कमी आ जाती है। ओके, और लेहमन असांतत्य के बाद आंतरिक कोर में P वेव जो है उसकी गति में आकस्मिक वृद्धि होती है। ये क्या प्रूफ करता है कि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है, ये प्रूफ करता है। ठीक है, तो भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन पृथ्वी के आंतरिक संरचना की विशेषताओं का वैज्ञानिक और तार्किक विश्लेषण करता है। ये इस लॉ का निष्कर्षण है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आज ये एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट
फॉर योर एग्ज़ाम्स। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और प्रेस नोटिफिकेशन बेल। साथ ही हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए और फेसबुक पेज को प्लीज़ लाइक कर लीजिए। थैंक यू।